Hello friends, this is Golu Gupta on your favorite channel गोलू द होम ट्यूटर या गोलू ट्यूटर। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम है गोलू ट्यूटर, इसे ज्वाइन कर लीजिए। इस पे आपको सारा का सारा पीडीएफ मिलता रहेगा। ठीक है, ये एक एजुकेशनल चैनल है। चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन डायस्पोरा के बारे में। ठीक है, इंडियन डायस्पोरा प्रवासी भारतीय, ऐसे लोग जो इंडिया में पैदा हुए या इंडिया में रहते थे, अभी किसी और देश में रहते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा में सबसे ज़्यादा पंजाबी रहते हैं, जानते हैं ना आप लोग। तो वैसे ही लोगों के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे लोगों को क्या क्या कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए पढ़ते हैं हम लोग आगे। जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन ज़रूर बजा दीजिएगा ताकि आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक, देखिए टॉपिक पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रवासी भारतीय होते क्या हैं। ठीक है ना, तो प्रवासी भारतीय वो लोग होते हैं, वो लोगों का समूह होता है जिनकी उत्पत्ति भारत में हुई रहती है, मतलब जो भारत में पैदा हुए रहते हैं, लेकिन वो भारत के जो विदेशों में भी जाके वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं। ठीक है, भारत के तो रहने वाले होते हैं। ठीक है, ये इंडियन ओरिजिन होते हैं। ठीक, और जाके विदेशों में भी अपनी नागरिकता ले लेते हैं, तो यहाँ से उनकी नागरिकता ख़त्म हो जाती है और वो विदेशी नागरिक बन जाते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इंडिया के नागरिक रहते हैं, वहाँ सिर्फ काम करते रहते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को ही प्रवासी भारतीय कहा जाता है। वहाँ से वो लोग क्या भेजते हैं, रेमिटेंसेस भेजते हैं। रेमिटेंसेस मतलब जो पैसा डायस्पोरा भेजता है ना, उसको रेमिटेंसेस कहा जाता है। ये इंडिया की इकोनॉमी में बहुत बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो ऐसे 3 तरह के डायस्पोरा होते हैं जिनके बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे पहला होता है नॉन रेसिडेंस इंडियन, आप लोगों ने बहुत बारी बोला होगा NRI। ठीक है, तो वही NRI है, उसका फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन। ठीक है, उसका सेकंड पार्ट है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIOs, ये दूसरा टॉपिक होगा। और ये तीसरा टॉपिक हम लोगों का होगा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये तीनों इसी के पार्ट हैं, डायस्पोरा के ही पार्ट हैं। ठीक है, इंडियन डायस्पोरा जैसे 3 तरीक़ों से बांटा गया है, एक नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, नॉन रेसिडेंट इंडियन, दूसरा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और तीसरा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन। इनको हिंदी में बोला जाता है गैर निवासी भारतीय, भारतीय मूल के व्यक्ति, भारत के प्रवासी नागरिक। ठीक है, देखिए पहले क्या हुआ था, PIO यानी PIO जो था वो पहले आया था स्टार्टिंग में। ठीक, PIO, बाद में आया OCI। ठीक है, PIO आया फिर OCI आया। इन दोनों को क्या किया गया, मर्ज करके 2015 में एक बना दिया गया। ठीक है, तो अब PIO का जो है ना अस्तित्व तो ख़त्म हो गया है करीब करीब, अब बचा है सिर्फ OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये ओवरसीज कहाँ से आ रहा है, ओवरसीज का फुल फॉर्म आप लोग देख रहे हैं ना, भारत के प्रवासी नागरिक। ये ओवरसीज कहाँ से आ रहा है, इतिहास में पहले कहा जाता था कि समुद्र पार करना हम लोगों के लिए बहुत बेकार है, ये रूढ़ मानते थे लोग, समुद्र पार नहीं करते थे, यानी दूसरे देश नहीं जाते थे, ओवरसी यानी सी को क्रॉस नहीं करते थे, वहीं से ये आया नाम ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक, इंडिया के प्रवासी भारतीय जो सीज को क्रॉस करके उस साइड चले गए हैं। ठीक, तो यही ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, जिसमें PIO को भी आजकल मर्ज कर दिया गया है। ये कब से किया गया है, ये 2015 से किया गया। तो PIO के बारे में वैसे कुछ खास रह नहीं गया, पूरा का पूरा जितना PIO का जो PIO से रिलेटेड जितनी बातें थी वो सब OCI में डाल दी गई है। ठीक है, इसको कुछ मॉडिफाई कर दिया गया। ठीक है, और OCI में डाल दिया गया। ठीक, अब देखिए एक और छोटी सी जानकारी ले लीजिए। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है क्यों, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को इंडिया के सबसे महान प्रवासी महात्मा गांधी जो अफ्रीका से लौटे थे। ठीक है, कब लौटे थे, 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से लौटे थे इंडिया में। ये भी तो प्रवासी ही थे, अफ्रीका गए, वहाँ काफ़ी सालों तक रहा, उन लोगों को आज़ादी दिलाई, उसके बाद से फिर वापस आए थे वहाँ से। तो इन्हीं के वापस आने की, मतलब इंडिया में वापस आने के डेट को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाने लगा तभी से। ठीक, तभी से नहीं, अभी कुछ दिन पहले से स्टार्ट हुआ है। ठीक है,
आइए चलिए चलते हैं, अब हम लोग एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो मैंने इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन ले लिया, ठीक है। अब डिटेल में देखेंगे क्या होता है एनआरआई, क्या है पीआईओ और क्या है ओसीआई। पहले देखिए एनआरआई क्या होते हैं। यानी एनआरआई वो लोग होते हैं जो इंडिया के ही सिटीजन होते हैं। देखिए इंडियन सिटीजन है जो कि दूसरे देश में जाते हैं। वीज़ा यहाँ से लोग, कई लोग वीज़ा बनवा के जाते हैं ना, काफ़ी दिन तक वीज़ा बनवाते हैं लोग, कहते हैं लोग वीज़ा बनवा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं दूसरे देश। तो दूसरे देश में जाते हैं, वहाँ अगर 182 दिन यानी 6 महीने से ज़्यादा रह जाते हैं तो उनको एनआरआई कंसीडर कर दिया जाता है, ठीक। वो उनके पास इंडियन पासपोर्ट होता है और जब चाहें तब इंडिया आ सकते हैं, जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो 182 दिन यानी 6 महीने से ज़्यादा अगर वहाँ रह जाते हैं तो वो हो जाते हैं एनआरआई। आप लोगों ने यमला पगला दीवाना देखा होगा, उसमें सनी देओल जो होता है एनआरआई होता है, काफ़ी दिनों तक कनाडा में रह जाता है, ठीक है। वहाँ जब आता है तो वो एनआरआई हो जाता है। ऐसे ही लोग जाते हैं कहीं काम करने, वहाँ काफ़ी दिनों तक टिके रह जाते हैं, वहीं रह जाते हैं, फिर फैमिली वैमिली सब वहीं सेट कर लेते हैं। ऐसे लोगों को एनआरआई कहा जाता है, ठीक। ये 6 महीने से ज़्यादा रहेंगे तो एनआरआई हो जाएंगे, ठीक है। या फिर अगर 4 वर्षों के दौरान, अगर 4 साल में 365 दिन से कम रहे, ठीक है, 4 साल में 365 दिन से कम रहे इंडिया में तो भी एनआरआई घोषित कर दिए जाते हैं, ठीक है। या फिर 1 साल में 60 दिन से कम रहे तो भी एनआरआई हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है एनआरआई बनने के कंडीशंस। एनआरआई क्या होते हैं? इंडियन सिटीजन होते हैं जो दूसरे जगह चले जाते हैं, उनके पास इंडिया का पासपोर्ट होता है, जब चाहे तब आ जा सकते हैं, ठीक है। अब इनकी कुछ क्वालिटीज़ भी देख लेते हैं, ठीक है। बेनिफिट इन लोगों को क्या दिया जाता है इंडिया में उन लोगों को क्या फ़ायदा दिया जाता है, ये सब, ठीक है। सारे के सारे बेनिफिट दिए जाते हैं जो इंडियन सिटीजन्स को होते हैं। और ये तो वही लोग होते हैं ना जो इंडिया के हैं लोग, वहाँ गए हैं काम करने, वहाँ काम किए काफ़ी दिनों तक, फिर वापस आएंगे तो इंडियन सिटीजन ही तो रहेंगे ना। लोग अगल बगल ही बहुत सारे इंडियन क्या कहते हैं एनआरआई लोग रहते हैं, ठीक है। जैसे कनाडा में सबसे ज़्यादा पंजाबी लोग रहते हैं, वहाँ के एनआरआई हो गए होते हैं, ठीक है। अब इन लोगों को इंडिया आने के लिए कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे अगर यहाँ से कोई जा रहा है, सऊदी दुबई लोग जाते हैं तो वीज़ा बनवाते हैं ना, लेकिन अगर वहाँ से कोई एनआरआई आ रहा है इंडिया में फिर से वापस, तो इंडिया में आने के लिए इंडिया का वीज़ा बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इन लोगों को इंडिया में आने के बाद से लोकल पुलिस अथॉरिटी के पास जाना नहीं पड़ता है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। मतलब जो अगल बगल की जो पुलिस, जो लोकल वाले पुलिस होते हैं, उन सब से अगर आप दूसरे देश के हैं तो आपको वहाँ रजिस्टर करना पड़ता है कि हम यहाँ आए हुए हैं। लेकिन आप एनआरआई अगर हैं तो आपको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। वोटिंग राइट भी दिया जाता है इन लोगों को, ठीक है। वोटिंग राइट भी है, ठीक है, प्रॉक्सी वोटिंग के रूप में, ठीक है। प्रॉक्सी वोटिंग आप लोग स्कूल में पढ़ते होंगे तो प्रॉक्सी मारते होंगे ना, कोई ऑब्सेंट था तो उसका प्रॉक्सी मार दिए। सेम वैसे ही वोटिंग का भी सिस्टम इंडिया में लाया गया है। अभी उतने तगड़े से विकसित नहीं हुआ है लेकिन लाया तो गया है। इसमें क्या है, वो वहाँ से बता देंगे, यहाँ पे लोग उनके जगह पे वोट दे देंगे। ये होगा प्रॉक्सी वोटिंग टाइप का। या फिर वो पोस्ट द्वारा भेज देंगे कि भैया इनको वोट मेरा डाल दीजिएगा, ठीक है। तो उनको वोट उनके नाम पर डाल दिया जाएगा। ये भी हो जाएगा प्रॉक्सी वोटिंग। अब इन लोगों की एक और क्वालिटी होती है, ये लोग क्या कर सकते हैं ना, ये लोग जितनी प्रॉपर्टी होती है, मतलब कोई प्रॉपर्टी जैसे हुआ कि ज़मीन भी खरीद सकते हैं ये लोग इंडिया में, कहीं भी जहाँ चाहे वहाँ ज़मीन भी ले सकते हैं, रेसिडेंशियल भी ले सकते हैं यानी रहने वाला, या कमर्शियल जहाँ पे कुछ फैक्ट्री भी खोल सकें, ऐसे ज़मीन भी ये लोग ले सकते हैं, ठीक है। ये एग्रीकल्चरल लैंड भी ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। जबकि जो पीआईओ हैं या फिर ये ओसीआई है, ये लोग एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकते इंडिया के अंदर, ठीक है। जबकि जो एनआरआई है वो लोग खरीद सकते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। और इन लोगों के डिपॉजिट पर टैक्स नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि ये लोग इंडिया में सबसे ज़्यादा पैसा भेजते हैं। अब इन्हीं लोगों पर टैक्स लगाने लगा जाए तो ये लोग पैसा भेजना ही बंद कर देंगे। इसीलिए इन लोगों पे क्या है ना, टैक्स नहीं लगाया जाता है। ये इंडिया के इकोनॉमी का सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी में जो आप लोग पढ़ेंगे तो डायस्पोरा से द्वारा जो पैसा आता है ना, वो इंडिया की वन ऑफ द टॉप मोस्ट इकोनॉमिक होती है, मतलब सबसे ज़्यादा पैसे के रूप में होता है, ठीक है। इसलिए इन लोगों पे ज़्यादा टैक्स भी नहीं लगाया जाता है, ठीक है। आइए चलिए चलते हैं, अब देखते हैं कुछ और
अब ये पीआईओ के बारे में जान लेते हैं। वैसे पीआईओ के बारे में जानने से पहले जान लीजिए पीआईओ का अस्तित्व तो करीब करीब ख़त्म हो गया है। इसको ओसीआई में डाल दिया गया है, ठीक है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में इसको मर्ज कर दिया गया है। कब से? 2015 से। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 से इसको ओसीआई में मर्ज कर दिया गया है। अब ये मर्ज हो जाने की वजह से इतना इम्पोर्टेंट तो रह नहीं गया, लेकिन फिर भी इसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पीआईओ क्या होते हैं? भारतीय मूल के व्यक्ति होते हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति यानी यहाँ के लोगों से ही जन्मे लोग होते हैं, ठीक है। या तो आपके दादा परदादा यहाँ रहे हों, उनके आप इनहेरिटेंस मतलब क्या कहते हैं, उनके आप बेटे हो या पोते हो, फिर दूसरे देश में जाके सेटल हो गए हो, वहाँ सब कुछ कर रहे हो, तो भी आप भारतीय मूल के व्यक्ति हो क्योंकि आपके दादा यहाँ रहे हुए हैं, ठीक है। या फिर आपकी स्पाउस यानी आपकी जो जीवन साथी अगर वो इंडिया की है और आप उससे शादी, कोई इंडिया का है और आप बाहर के हैं, इंडिया वाले शादी कर ली तो भी आप भारतीय मूल के व्यक्ति बन जाएंगे, ठीक है। बस कंडीशन एक ही है कि यहाँ बांग्लादेश और पाकिस्तान का नहीं होना चाहिए, ठीक है। बांग्लादेश और पाकिस्तान का नहीं होना चाहिए, ठीक है। पीआईओ का मतलब वही है कि सिटीजन ऑफ कंट्री अदर देन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। बांग्लादेश और पाकिस्तान के अलावा जो लोग हैं उनके पास ये 3 कंडीशन होना चाहिए तो वो हो जाएंगे पीआईओ। जैसे पहला है कि इंडियन पासपोर्ट उनके पास हो, ठीक है। इंडिया का पासपोर्ट होना चाहिए उनके पास तो हो जाएंगे। या फिर उनके ग्रैंडफादर या फिर उनके ग्रैंडफादर या उनके फादर सिटीजन ऑफ, जब सिटीजनशिप लाया गया था 1955 में, उस समय जो एक्ट पास हुआ था उसके अंतर्गत अगर यहाँ के निवासी रहे हों तो भी ये पीआईओ हो जाएंगे, उनके दादा पापा या जो भी हो, ठीक है। या फिर ये उनके स्पाउस यानी जीवन साथी जो हैं वो अगर इंडिया के सिटीजन हैं तो भी वो भारतीय मूल के व्यक्ति हो जाएंगे, ठीक है। चाहे किसी तरीके से इंडिया में रहे लोगों से अगर आप रिलेशन रखते हैं तो आप भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। इंडिया के सिटीजन नहीं हैं फिर भी आप भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, ठीक है। ये पीआईओ अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस क्या है आप भारतीय मूल के व्यक्ति होने चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति आपसे रिलेटेड होना चाहिए जो इंडिया में है, था पहले, आपके दादा हो या पापा हो या आपके पास इंडिया का पासपोर्ट हो, किसी टाइम पे आपके पास रहा हो, ठीक है, एट एनी टाइम, ठीक है। ये या फिर आपके जो जीवन साथी, अगर आप इंडियन से शादी कर लिए तो आप इंडिया मूल के व्यक्ति हो गए, ठीक। जैसे वो हुआ ना, वो क्या नाम है, गांधी परिवार की सोनिया गांधी। सोनिया गांधी क्या थी? वो विदेशी थी, इटली से आई हुई थी। उन्होंने शादी कर लिया राजीव गांधी से और वो भारतीय मूल की व्यक्ति हो गई, ठीक है। भारतीय मूल की व्यक्ति, उन्होंने फिर 5 साल बाद से इंडिया की सिटीजनशिप ले ली, फिर इंडियन हो गई पूरी की पूरी तरह, ठीक। ऐसे यही होते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति, ठीक। चलिए चलते हैं इनके बारे में भी देख लेते हैं, इनको क्या क्या बेनिफिट इंडिया द्वारा दिया जाता है, ठीक है। इनका जो कार्ड होता है ना 15 साल के लिए वैलिड होता है, ये याद रखिएगा। कितने साल के लिए वैलिड होता है? 15 साल के लिए इन लोगों को जो मिलता है ना पीआईओ कार्ड मिलता है, ठीक। और वो पीआईओ कार्ड कितने साल के लिए वैलिड है? 15 साल के लिए, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरा, इनको 6 महीने से ऊपर यानी 180 दिन दिया है ना, 180 दिन मतलब होता है ना 6 महीना, 6 महीने से अगर ऊपर रहना होता है तो इनको क्या करना होता है? FRRO ऑफिस होता है जिसको फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस कहा जाता है। हर रीजन में अपना एक फॉरेनर के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, उसको कहा जाता है FRRO, ठीक है। वहाँ पे जाके इन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ठीक। अगर 180 दिन से ज़्यादा रहना है यानी अगर 6 महीना से ज़्यादा इंडिया में रहना है तो इन लोगों को जाके क्या कराना पड़ता था? FRRO से सिग्नेचर कराना पड़ता था, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, ठीक। अब जो पीआईओ हैं अगर वो इंडिया में आते हैं तो उनको क्या क्या राइट दिया जाता है? वो इंडिया में पढ़ाई कर सकते हैं, प्राइवेट वर्क में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ही जॉब कर सकते हैं, इनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जॉब करने का अधिकार नहीं है बिना किसी स्पेशल वीज़ा के, ठीक है। बिना किसी स्पेशल वीज़ा के या तो यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में वर्क या जॉब कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसके ज़्यादा कुछ करना है तो इनको एक स्पेशल वीज़ा लाना पड़ेगा, ठीक। अब बाकी इनको सारे वो राइट दिए जाते हैं जो एनआरआई को दिया जाता है, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक राइट जो होते हैं वो इनको भी दिया जाता है। ऐसे टैक्स कम लिया जाता है, ज़्यादा टैक्स नहीं लिया जाता है, या नहीं के बराबर भी लिया जाता है, नहीं भी लिया जाता है, ठीक है। टैक्स के लिए 2-3 टाइप के अकाउंट होते हैं एनआरआई वालों के लिए,
ठीक है। NRO, NRI, NRE एक होता है और ये NRNO कुछ करके होता है ना, उसके बारे में कभी हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, किस में टैक्स लगता है, किस में किस तरह का मनी लगाया सकता है, किस में रुपया डाला है, ये सारी चीज़ें कभी हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी ये PIO के बारे में आप लोग देख लिए। इनका जो कार्ड है पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इनका कार्ड जो है ना 15 साल के लिए वैलिड होता है, और ये अगर 6 महीने ज़्यादा इंडिया में इनको रहना है तो जाके रजिस्टर कराना पड़ता है। ठीक है, और दूसरी बात, ये किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं बिना किसी स्पेशल वीज़ा के। उसके बाद से इनको इकोनॉमिक और फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जाता है, जैसे NRI लोगों को भी दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या है। ये नियरली समझ लीजिए जो अभी हम लोग PIO पढ़े ना, उसी का मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, उसी का मॉडिफाइड वर्जन है। जैसे विंडो 8 का आता है ना, विंडो 10 मॉडिफाइड वर्जन, वैसे ये OCI जो है ना वो PIO का मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, सेम वही चीज़ें इसमें भी होंगी। ठीक, देखिए जैसे पिछले वाले में दिया था कि इंडिया का सिटीजन मतलब दूसरे देश का सिटीजन है लेकिन कोई उसके साथ का इंडिया में रहा हो। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ें लिखा है। सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री दिख रहा है, सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री एंड एट द टाइम ऑफ एनी कमेंस, मतलब देखिए अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन कब पारित हो गया था? 26 जनवरी 1950 को ला दिया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से पारित कर दिया गया था इंडिया में। उसके बाद से जितने लोग इंडिया के सिटीजन हैं, अगर उसमें से किसी से इनका ताल्लुकात है तो ये हो जाएंगे OCI। ठीक है, उसमें दिया था, पिछले वाले में दिया था कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1955 के हिसाब से दिया था। ठीक, देखिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 के हिसाब से यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे क्या है 26 जनवरी से ही आपका 26 जनवरी या 15 अगस्त 1947 के बाद से अभी तक के सफ़र में जो भी इंडिया से ताल्लुकात रखते थे उनसे रिलेटेड जो लोग थे वो हो जाते हैं OCI। ठीक है, देखिए जैसे पहला यहाँ बोल रहा है कि दूसरे देश का सिटीजन है और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब बन जाने के बाद, पूरी तरह पारित हो जाने के बाद अगर इंडिया का सिटीजन रहा हो तो उसको भी OCI कहा जाता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन होता है हु इज़ द सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री बट एलिजिबल टू बिकम, और देखिए जब इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उतने टाइम अगर वो एलिजिबल है काहे लिए, इंडिया का सिटीजन बनने के लिए, फिर भी अभी इतने टाइम इस समय वो दूसरे देश का नागरिक है तो उसको भी OCI कहा जाएगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन देता है एनी पर्सन हु इज ऑफ अनदर कंट्री। देखिए अब जब 15 अगस्त 1947 को पूरा टेरिटरी डिसाइड हो गया था इंडिया का कि कहाँ से कहाँ तक है, अगर उस टेरिटरी के अंदर वो आदमी है और उसके बाद से था, मतलब उतने टाइम था कभी ना कभी, अभी क्या हुआ दूसरे देश में जाके बस गया है तो वहाँ का सिटीजनशिप ले लिया, वो ऐसे लोगों को भी इंडिया का OCI कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए वही पिछला कंडीशन, अगर ग्रैंड चाइल्ड हैं किसी के, चाइल्ड हो, बेटे हो या पोते हो जो इंडिया में रहा हो पहले, तो भी आप OCI हो जाएंगे, या माइनर चाइल्ड हैं किसी के। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी वही दो कंडीशन है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लोग नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो मेनली वही देखा जा रहा है कि जो PIO है ना उसी का मॉडिफाइड वर्जन ये OCI है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया है, 15 अगस्त से ही ले लिया गया है कि 15 अगस्त के बाद से अगर कोई इंडिया के टेरिटरी के अंदर था और अभी जाके दूसरे देश में सेटल हो गया उसको OCI कहा जाएगा। ठीक, अब इसके कुछ बेनिफिट देख लेते हैं। पहले ये देख लीजिए मर्ज कब हुआ था, दोनों मर्ज हुआ था आपका 2015 में। 2015 में PIO और OCI दोनों को एक साथ मर्ज कर लिया गया था। ठीक, अब मर्ज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था जिसमें सिटीजनशिप वाले कॉलम में किया गया था, तो वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 द्वारा किया गया, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत दोनों को एक में मिला दिया गया था। पहले क्या होता था, PIO का अपना अलग कार्ड होता था जिसको बोलते थे PIO कार्ड। ठीक, OCI का अपना अलग कार्ड होता था जिसको बोलते थे OCI कार्ड। ठीक है, अब इन दोनों को एक में मिला दिया गया और OCI बना दिया गया, और ये दोनों का नाम रख दिया गया OCI कार्ड होल्डर। यानी जो PIO था और जो OCI था दोनों को क्या बना दिया गया फाइनली, OCI कार्ड होल्डर। ठीक,
हम पीआईओ का अस्तित्व 2015 के बाद से पूरी तरह ख़त्म हो गया। पीआईओ को पूरा पूरा ओसीआई बना दिया गया और ओसीआई को पूरी तरह ओसीआई कार्ड होल्डर का नाम दे दिया गया। ठीक, तभी पीआईओ का कोई ख़ास मतलब रह नहीं गया है। पीआईओ के बारे में आप लोगों ने जितना जाना उतना काफ़ी है, उससे ज़्यादा पीआईओ से कुछ बनना नहीं है। बस जो बनेगा वो ओसीआई से ही बनेगा। क्वेश्चन जितने बनने होंगे ओसीआई से ही बनेंगे, ओसीआई के बारे में ही पूछे जाएंगे। एक बात और जान लीजिए, ये सिटीजनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, क्योंकि 2019 में अभी अमेंडमेंट हुआ था सिटीजनशिप वाला। ठीक है, इसके बारे में कभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, आइए अब चलते हैं ओसीआई के बारे में कुछ जान लेते हैं। ओसीआई का नाम दे दिया गया ओसीआई कार्ड होल्डर, पीआईओ को ओसीआई में मिला दिया गया और ओसीआई का नाम ओसीआई कार्ड होल्डर रख दिया गया। ठीक, ये याद रखिएगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 द्वारा किया गया था। कब किया गया? 2015 में। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे बेनिफिट ऑफ ओसीआई, यानी ओसीआई कार्ड होल्डर को क्या लाभ दिया गया। ये आपको हम पिछले पॉइंट से ही समझा देते हैं। देखिए दो चीज़ें जो हम आपको कहे थे याद रखने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या था, इन लोगों का जो वीज़ा था वो 15 साल के लिए वैलिड था ना, ये 15 साल के लिए वैलिड था ना पीआईओ के लिए। इसको क्या कर दिया गया, इसको लाइफ टाइम कर दिया गया, इसको ज़िंदगी भर के लिए कर दिया गया। किसके लिए? ओसीआई के लिए। और यहाँ पे देखिए 180 दिन के बाद से क्या कराना पड़ता है, एफआरआरओ ऑफिस जाना पड़ता है ना। लेकिन अब जो 180 दिन या 6 महीने के बाद से एफआरआरओ ऑफिस नहीं जाना पड़ता है। जितने दिन तक चाहें आप इंडिया में रह सकते हैं, किसी से कोई सिग्नेचर नहीं कराना होता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो चेंज किए गए हैं पीआईओ को लेके। ठीक, आगे देख लेते हैं हम लोग बेनिफिट। ओसीआई देखिए मल्टीपर्पज़, किसी भी काम के लिए आ सकते हैं। मल्टीपल एंट्री, इंडिया जितनी बार चाहे उतने बार आ सकते हैं। लाइफ लॉन्ग वीज़ा दिया गया है इनको, ज़िंदगी भर वैलिड वीज़ा दे दिया गया है। ठीक, मल्टीपर्पज़, एक काम के लिए नहीं कई सारे काम के लिए आ सकते हैं। मल्टीपल एंट्री, कितने बार चाहे उतने बार आ सकते हैं। इन लोगों को वीज़ा जो है ना लाइफ टाइम वाला दे दिया गया है। वही लाइन फिर से रिवाइज हुआ है, देखिए विजिट इंडिया एनी टाइम, कितने टाइम भी आ सकते हैं, कितने लंबे, जितना लंबा समय चाहे उतने लंबे समय के लिए रह सकते हैं, पर्पज चाहे जो हो। ठीक है, और देखिए दूसरी, ऑल इंडियन, जितने इंडियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, जितने इंडियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे इन लोगों के लिए स्पेशल इमिग्रेशन काउंटर बनाया गया है। ठीक, इन लोगों के लिए स्पेशल इमिग्रेशन काउंटर बनाया गया ताकि आसानी से ये लोग आएँ, अपने स्पेशल काउंटर में जाएं और 2 मिनट में इन लोगों का चेकअप हो जाए और जल्दी से इंडिया में प्रवेश कर जाएं। ज़्यादा इन लोगों को दिक्कतें नहीं, परेशान नहीं किया जाता, मतलब समझ लीजिए। ठीक, अगर कोई फॉरेनर आता है तो उसका पूरा अच्छे से चेकअप होता है, लेकिन अगर कोई ओसीआई कार्ड होल्डर आता है तो बस उसके लिए अच्छे से एक अलग काउंटर बना हुआ है, वहाँ आसानी से हो जाता है। ठीक है, इन लोगों को किसी पुलिस में कोई रिपोर्टिंग नहीं करनी होती है। ठीक है, चाहे जितने दिन तक चाहे उतने दिन तक रहें, लेकिन इन लोगों को कोई रिपोर्टिंग नहीं करना होता है कि हम यहाँ रह रहे हैं या ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ठीक, एक और ओसीआई के बारे में जान लीजिए कि अगर आप 5 साल तक लगातार ओसीआई कार्ड होल्डर हैं और आप इंडिया का सिटीजनशिप चाहते हैं तो आपको आसानी से इंडिया का सिटीजन बना लिया जाएगा। कंडीशन क्या है कि आपके पास ओसीआई का कार्ड होल्डर का जो कार्ड है वो आपके पास 5 साल तक होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? या फिर ओसीआई रजिस्टर्ड होना चाहिए आपको, मतलब 5 साल तक ओसीआई एज ए ओसीआई होना पड़ेगा, तभी आपको इंडिया का सिटीजनशिप मिल सकता अगर आप चाहें तो। ठीक, अगला, आपको जब अगर आप ओसीआई हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे नहीं दिए जाते इंडिया में। ठीक है, ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा एनआरआई हैं तो आपको वोटिंग राइट दिया जा रहा है, लेकिन अगर ओसीआई हैं तो आपको वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन में किन के बारे में है, प्रेसिडेंट हैं। ठीक, प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, ये सारे लोगों का जो पोस्ट होता है ना वो ओसीआई को नहीं दिया जा सकता है कभी भी। ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, इसके जज भी नहीं बनाए जा सकते हैं। ठीक, ठीक है, तो वोटिंग राइट भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन भी नहीं दिया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में जितने प्रोविज़न मतलब जितने लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, ये सारी पोजीशन इनको नहीं दिया जा सकता है। इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, या फिर किसी पब्लिक सर्विस में नहीं इनको जगह दी जा सकती है।
मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं लिया जा सकता। अगर ये चाहें तो प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन कोई पब्लिक सर्विस नहीं मिल सकती है। ठीक है। एक और चीज़ है जो ये लोग नहीं कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल या प्लांटेशन लैंड नहीं खरीद सकते हैं। ठीक। कृषि या वृक्षारोपण हेतु जो भूमि है वो ये लोग नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है। और 2-3 चीज़ों के लिए स्पेशल परमिशन इन लोगों को लेना पड़ता है। ऐसा अगर इनको माउंटेन पे चढ़ना है, या फिर कोई मिशनरी यानी अपने धर्म का प्रचार करना है, या फिर कोई रिसर्च काम करना है, रिसर्च वर्क करना है इंडिया में, इन 3 चीज़ों के लिए इनको क्या लेना पड़ता है, स्पेशल प्रोविज़न लेना पड़ता है। ठीक है। स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है। ठीक, सॉरी, स्पेशल इन लोगों को क्या लेना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है। ठीक है। तब इन लोगों को ये चीज़ें करने दी जाती हैं। ठीक। तो आप लोगों ने देख लिया ओसीआई को इंडिया में क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, ये सारे फ़ायदे मिलते हैं, और क्या क्या फ़ायदे नहीं मिल पाते हैं। ठीक है। ठीक है, इतना तो आपके लिए काफ़ी होगा। ठीक है। वोटिंग राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन नहीं दिया, सिलेक्शन में भाग नहीं ले सकते हैं, पब्लिक सर्विस नहीं मिल सकता, एग्रीकल्चर प्लांटेशन लैंड नहीं खरीद सकते हैं। इन 3 काम के लिए इनको स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है। ठीक। क्या क्या फ़ायदे ये आप लोगों ने यहाँ देख ही लिया। ठीक। 2015 में दोनों को मर्ज कर दिया गया। बस यही सारी चीज़ें हैं जो एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई के बारे में है। एनआरआई इनके नाम में ही है, नॉन रिलायबल इंडिया। ठीक। इंडिया मतलब इंडिया के सिटीजन है मगर दूसरे जगह रह रहे हैं। पीआईओ मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब वो लोग जो इंडिया में पैदा हुए थे, उनसे रिलेटेड कोई ना कोई होगा इंडिया का। ठीक। एक होता है अप्रवासी भारतीय। ठीक है। ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, वो क्या है, इंडिया के ही हैं लेकिन दूसरे जगह भी सेटल हो गया पूरे अच्छे से। ठीक है। तो वो अभी क्या हुआ, पीआईओ और ओसीआई को मर्ज कर दिया गया है। तो पीआईओ को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ओसीआई पढ़िए उतना काफ़ी है। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी और सारी चीज़ें हम लोग आगे देख लेंगे। ठीक है। जो भी चैनल पे नए थे अब तक सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, वीडियोस देखते रहिए। और ये मेरा टेलीग्राम है, ज्वाइन करिए, आपको इस पर पीडीएफ मिलता रहेगा। ठीक। और कोई आपको अलग से टॉपिक पढ़ना हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिए, मैं आपको उसका सबसे आसान तरीका डाल दूँगा यहाँ पे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है। बाकी धन्यवाद। देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। धन्यवाद।